डायर वुल्व्स ऑफ वेस्टेरोस एक कहानी बेसिकली जो सिर्फ डायर वुल्व्स की नहीं है बल्कि उन लोगों की है जिनके अंदर खुद वुल्व्स बसते हैं, यानी कि हाउस स्टार्क। तो स्टार्क का जो सिजिल है उसके बनने से पहले ही स्टार्क्स के साथ डायर वुल्व्स का कनेक्शन था और इसीलिए डायर वुल्व्स का जो सिंबल है वो हम स्टार्क्स के सिजिल में या फ्लैग में देखते हैं। ओल्ड नैन अगर आपको याद हो, जो अक्सर ब्रांड को कहानियाँ सुनाती थी वाइट वॉकर्स की या वुल्व्स की, उन कहानियों के हिसाब से वुल्व्स को डेथ, मैजिक, ट्रांसफॉर्मेशन के सिंबल्स के रूप में बताया गया था। तो स्टार्क्स जो हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते थे वुल्व्स में। ये हम ओल्ड नैन की कहानियों के थ्रू हमें पता चलता है। वॉल के पीछे यानी बियॉन्ड द वॉल ये पाए जाते थे, सदियों पहले पाए जाते थे किताबों के हिसाब से, और साउथ में पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुके थे। लेकिन सीज़न 1 के पहले एपिसोड में, जिसका नाम था विंटर इज़ कमिंग, उसमें फाइनली डायर वुल्व्स वापस आ जाते हैं इस दुनिया में और इसी के साथ कहानी की शुरुआत हो जाती है बेसिकली गेम ऑफ थ्रोन्स की। नेड स्टार्क को ये बच्चे मिलते हैं, डायर वुल्फ के बच्चे मिलते हैं, और जो इनकी माँ होती है यानी मदर डायर वुल्फ होती है, उसकी डेड बॉडी होती है वहाँ पर, और ऐसा समझ में आता है उसके पेट में एक तरह का सींग लगा होता है, स्टैग का सींग होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इसे किसी स्टैग ने मारा है और उसके बच्चे जो हैं वो बेबस होते हैं। तो एक तरह की हम इसे फोर शैडोइंग भी समझ सकते हैं कि आगे चलकर बराथियंस और स्टार्क्स के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, क्योंकि जो स्टैग है वो बराथियंस का सिजिल था। तो रॉबर्ट बराथियन का जो घराना था उनके और हाउस स्टार्क के काफ़ी अच्छे ताल्लुकात थे अब तक। अच्छा, टोटल 5 पप्स होते हैं जो नेड स्टार्क को मिलते हैं। एक और होता है जिस पर बाद में नज़र पड़ती है इनकी, और ये उस लिटर का सबसे कमज़ोर और सबसे छोटा पप होता है। स्टार्क चिल्ड्रन को टोटल 6 डायर वुल्फ पप्स मिलते हैं, एक हर चाइल्ड के लिए होता है। उसमें आइडेंटिटी जो है हर स्टार्क के बच्चे की, उसे भी रिप्रेजेंट करता है ये वुल्फ का पैक। ब्रान के हिस्से आता है समर। वो समर जो है वो सिर्फ एक पेट नहीं होता है ब्रान का, बल्कि वो ब्रान की आइडेंटिटी का एक्सटेंशन है, हम ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि ब्रान समर में वॉर्ग करता है, उसका कनेक्शन समर से डीपर है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसके आसपास बैठा रहता है समर या उसको प्रोटेक्ट करता है बाहर से। बुक में अ क्लैश ऑफ किंग्स में बेसिकली ब्रान का एक डायलॉग है जिसमें वो कहता है कि जो वुल्फ के ड्रीम्स हैं वो सबसे खतरनाक होते हैं। डायर वुल्फ यानी कि समर क्या ख्वाब देखता है, ब्रान वो भी देख पाता है किताबों में। तो शो में तो हमें बहुत अच्छे से इस चीज को कवर करते हुए नहीं दिखाया गया। इसी किताब में ब्रान आगे एक और बात कहता है, डायलॉग है कि he could taste the blood in his mouth. It was not his own, it was Summer's. So basically Summer जब बाहर जाता है जंगल में और कोई शिकार करता है, किसी को मारता है, तो ब्रान जब वॉर्ग करता है समर के अंदर तो उसे खुद भी वो ब्लड टेस्ट होता है। इसी के थ्रू वो दुनिया में जा सकता है, बाहर देख सकता है, क्योंकि ब्रान खुद बेड पे पड़ा रहता है, वो चल नहीं सकता है, तो वो समर के थ्रू दुनिया में क्या कुछ चल रहा है देख पाता है। अच्छा, जब ब्रान ट्री रूट्स में वो फंसा था और वो देख रहा था कि पास्ट में क्या कुछ हो रहा है, तब समर उसका फिजिकल एंकर बनता है, और समर की जो लॉयल्टी है, उसकी जो प्रेजेंस है, हर ड्रीम, हर ट्रॉमा में ब्रान उसके साथ रहता है। अच्छा, ब्रान का जो ट्रांसफॉर्मेशन है कहानी में, वो एक बच्चा होता है जिसके पैर टूट जाते हैं, रीढ़ की हड्डी में अफेक्ट होता है जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर सकता है, और फिर वो ह्यूमन नहीं रहता है, वो बियॉन्ड ह्यूमन हो जाता है। और समर जो है वो बेसिकली वो शायद प्राइमल इंस्टिंक्ट है जो उस ट्रांजिशन को गाइड करता है। ब्रान के साथ और कोई हो ना हो, बट समर हमेशा रहता है। आर्या और नाइमीरिया मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। दोनों ही एक जैसी हैं, सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं, कल्चर होते हैं, उन्हें रिजेक्ट करती हैं। दोनों ही वाइल्ड बन जाती हैं, सॉलिटरी में रहती हैं, अकेले रहना पसंद करती हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स जो किताब है उसमें 4th चैप्टर है, उसमें नेड स्टार्क आर्या को एक बात समझाते हैं, क्योंकि आर्या का अक्सर ब्रान से झगड़ा होता रहता था, बच्चे थे आपस में झगड़ते थे जैसे भाई बहन झगड़ते हैं। तो वो समझाता है नेड स्टार्क अपनी बेटी को कि when the snow falls and the white wind blows, the lone wolf dies but the pack survives. पैक में अगर आप रहेंगे तो आप सरवाइव कर लेंगे। वो अपनी बेटी को ये बात समझाता है, मतलब कहना ये चाहता है कि अपने भाई से झगड़ा मत करो, मिल के रहो उसके साथ। आर्या और नाइमीरिया दोनों ने ही एक मोमेंट में अपनी फ्रीडम बेसिकली चूज़ की थी। जब आर्या ने नाइमीरिया को भागने दिया, ये हुआ था, एक तो स्टार्टिंग में उसने उसकी जान बचाने के लिए भगाया था, और फिर बाद में भी ये किस्सा होता है।
सीजन्स जब ख़त्म होने वाले होते हैं गेम ऑफ थ्रोन्स के लास्ट के सीज़न में, आर्या नाइमीरिया से मिलती है और वो देखती है कि नाइमीरिया बिल्कुल चेंज हो चुकी है और वो एक्सेप्ट कर लेती है इस बात को कि नाइमीरिया मेरे साथ नहीं रह सकती है जैसे मैं किसी के साथ नहीं रह सकती हूँ। तो जो आर्या की आइडेंटिटी का जो आर्क है, असैसिन बनना, फेसलेस होना, लोनर होना, तो नाइमीरिया जो है वो भी अपने पैक की अल्फ़ा वुल्फ बनती है, लीड करती है अपने पैक को। सो ये दोनों भी मिरर करते हैं, इनकी किस्मत मिरर करती है और इनका बिहेवियर भी एक जैसा ही लगता है। अच्छा, जब आर्या वापस नॉर्थ जा रही होती है, जिसके बारे में मैंने भी बात की, नाइमीरिया से मिलती है, एक तरह से नाइमीरिया उसे रिजेक्ट कर देती है। जिस तरह से आर्या ने वो सारे रोल्स रिजेक्ट किए थे बचपन से ही, जो उसके पिता उसे समझाते थे कि तुम बड़ी होके तुम्हारी किसी लॉर्ड से शादी होगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, आगे चल के नाइट्स बनेंगे या फिर मेस्टर बन सकते हैं। बट वो कहती है अपने पिता को कि मैं वो नहीं हूँ, मैं अलग हूँ, मैं खुद किसी घराने की लॉर्ड नहीं बन सकती क्या, या मैं खुद कोई नाइट नहीं बन सकती क्या। तो उसी तरह से नाइमीरिया भी एक पेट बन के नहीं जीना चाहती है। एक वक्त के बाद वो आज़ाद होकर जंगलों में घूमना चाहती है और अपने पैक को खुद लीड करना चाहती है। रॉब एंड ग्रेविंड बहुत वक्त तक हमारे साथ नहीं रहते हैं इस शो में, ये काफ़ी जल्दी साथ छोड़ देते हैं। अपने पिता की मौत के बाद किंग इन द नॉर्थ घोषित कर दिए जाते हैं, एक तरह की बैटल स्टार्ट कर देते हैं वो। ये एक ऐसा लीडर है जो अपने इंस्टिंक्ट्स को इग्नोर करता है। यंग वुल्फ कहा जाता है रॉब को। किताब में रॉब का जो वुल्फ है उससे लॉर्ड कास्टार्क्स के जो मेन हैं वो मारते हैं। ग्रेविंड और रॉब का जो कनेक्शन था मेनली वो बैटल फील्ड्स में दिखाई देता है। दोनों का बॉन्ड लेजेंडरी था कहा जाता है। रेड वेडिंग के दौरान ग्रेविंड को एक केज में बंद किया जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भाई अब शादी का घर है तो हम वुल्फ को लेके ऐसे बाहर नहीं घूमें। और ये शायद बहुत बड़ी गलती थी रॉब स्टार्क की कि उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो केज में बंद था, पिंजरे में बंद था, इसीलिए शायद इतनी आसानी से रेड वेडिंग जो है वो सक्सेसफुल हो पाई। अगर उसने हर किसी को इग्नोर करते हुए, हर किसी की बात को इग्नोर करते हुए ग्रेविंड को अपने साथ रखा होता तो इस तरह से कहते पीठ के पीछे खंजर कोई नहीं चला पाता। ग्रेविंड रिप्रेजेंट करता था रॉब की पावर को, उसके प्राइमल जजमेंट को, और जब रॉब ने अपने इन इंस्टिंक्ट्स को इग्नोर किया तो वो और उसका वुल्फ दोनों मारे गए। तो सैंसा और लेडी के बारे में बात करते हैं। ऐसा मान सकते हैं कि लेडी की मौत सैंसा की जो इनोसेंस थी, मासूमियत थी, और जो उसके ख्वाब थे कि रानी बनने के, इन सब की मौत भी साथ में हो गई थी। सैंसा गेम ऑफ थ्रोन्स किताब में कहती है कि लेडी वॉज जेंटल एंड स्वीट एंड नेवर बिट एनीवन। सीजन 1 के सेकेंड एपिसोड में जब हाउस स्टार्क के कुछ मेंबर्स जैसे कि नेड स्टार्क और उनकी 2 बेटियां किंग्स लैंडिंग की तरफ जा रहे थे पूरे रॉबर्ट बराथियन के काफिले के साथ, तब जॉफरी और आर्या के बीच थोड़ी झड़प हो गई थी। आर्या बुचर्स बॉय बच्चा था बेसिकली, जो रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करता था, उसके साथ तलवारबाजी वगैरह की प्रैक्टिस कर रही थी ऐसी खेल खेल में, और जॉफरी वहाँ पहुँचता है, मजाक उड़ाने लगता है और उस लड़के को कहने लगता है कि मुझसे लड़ो ना, तुम लड़ोगे, तुम बहुत बड़े नाइट बनने वाले हो। जॉफरी को हम जानते हैं कि कैसा था, जॉफरी बुली था बेसिकली एक नंबर का। साथ ही साथ जो नाइमीरिया होती है वो भी देखती है कि जॉफरी आर्या पर अटैक करने की कोशिश में है, तो वो भी एक तरह से पलटवार करती है जॉफरी पर। इसकी सजा मिलती है लेकिन लेडी को। लेडी की डेथ जो है वो वेस्टेरोस की क्रूअल पॉलिटिक्स का फर्स्ट पर्सनल इम्पैक्ट था सैंसा पर, ऐसा माना जा सकता है। इंसाफ तो नहीं कह सकते इसे किसी तरह का। अच्छा, नेड ने खुद लेडी को मारा था, उसका सर कलम किया था। उसका ये कहना था कि इसको प्रॉपर ऑनर मिलना चाहिए, इज्जत के साथ इसकी मौत होनी चाहिए। साथ ही सर्सी जो है वो चाह रही थी कि जब लेडी को मारा जाए तो उसकी खाल जो है वो सर्सी को मिल जाए, और वो उस खाल को अपने कमरे में बिछाना चाहती थी। लेकिन नेड को इस बात का आइडिया था और वो ये नहीं चाहता था कि ऐसा हो कि डायर वुल्फ के स्किन का इस्तेमाल एक कारपेट के तौर पर हो, और स्पेशली सर्सी वो करे। इसीलिए उसने इस डायर वुल्फ को खुद मारा और फिर उसकी बॉडी को भिजवा दिया विंटरफेल दफनाने के लिए, ताकि ये बॉडी और इसकी खाल जो है वो किसी भी तरह से सर्सी के हाथ ना लगे।
जो है इस एलिमेंट को शो में नहीं दिखाया गया था। किताब में जब मैंने पढ़ा था तो मुझे लाइक सर्सी पे बहुत गुस्सा आया था कि कितनी क्रूअल है। एक तो उसको मारने के लिए कह रही है, ऊपर से ये भी कह रही है कि मुझे इस डायर वुल्फ की स्किन चाहिए मुझे, ताकि मैं इसका कारपेट बना सकूं। रिकॉन और शैगी डॉग याद है आपको? बहुत ही कम देखा हमने इन दोनों को। रिकॉन था स्टार्क घराने का सबसे छोटा बच्चा। किताबों में वो 3 साल का था। ओशा कहती है शैगी डॉग के बारे में कि वो काफ़ी फियर्स होता है। शो में पूरी तरह से रिकॉन को निग्लेक्ट कर दिया गया, शैगी डॉग को भुला दिया गया। किताब में फिर भी थोड़ा बहुत उसके बारे में जिक्र है। शैगी डॉग जो है उसको काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल माना जाता था किताब में, और काफ़ी सैवेज माना जाता था। शैगी डॉग यानी रिकॉन स्टार्क का जो डायर वुल्फ है उसकी मौत हुई थी अंबर्स के हाथों। हाउस अंबर ने ये काम किया था और रैमजी बोल्टन को सौंप दिया था रिकॉन को। अंबर्स ने ही शैगी डॉग का सर कलम किया और फिर उस सर को पहुंचा दिया बोल्टन्स के पास। साथ ही रिकॉन और ओशा को भी बोल्टन्स के हवाले कर दिया गया, क्योंकि अंबर्स बोल्टन्स के साथ अपना पॉलिटिकल रिश्ता वो बेहतर बनाना चाहते थे। रैमजी बोल्टन आपको याद होगा, एक और खूंखार इंसान और खूंखार विलन गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया का। उसने शैगी डॉग के फर को कार्पेट की तरह यूज किया था। तो जो सर्सी चाह रही थी लेडी के फर का इस्तेमाल करना जिस तरह से, वो नहीं कर पाई, लेकिन रैमजी ने शैगी डॉग के फर को वैसे ही यूज किया कारपेट के तौर पर जैसा वो चाहता था। जॉन और गोस्ट वन ऑफ द फेवरेट बेसिकली पेयर मुझे लगता है। गोस्ट जो है वो साइलेंट रहता है, जिस तरह से जॉन का जो पेन है वो साइलेंट रहता है। जॉन ज़्यादा लोगों को बताता नहीं है कहानी के स्टार्टिंग से ही कि वो क्या महसूस कर रहा है या उसे कितना बुरा लगता है कि उसके साथ भेदभाव किया जाता है इस घर में। हालांकि नेड स्टार्क जॉन के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, उसके सारे जो भाई बहन होते हैं वो भी उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, लेकिन फिर भी उसके दिल में ये फीलिंग हमेशा रहती है कि मैं फुल स्टार्क नहीं हूँ, मैं एक बास्टर्ड औलाद हूँ। वाइट कलर होता है गोस्ट का, बिल्कुल वाइट फर जो है उसका, वो हो सकता है एक तरह का सिंबल हो, क्योंकि जॉन स्नो जो है वो एक टारगेरियन था, हाफ टारगेरियन था, उसके पिता टारगेरियन थे। साइज में वो बहुत छोटा होता है स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे जैसे गोस्ट बड़ा होने लगता है जॉन को रियलाइज होता है कि ये कुछ ज़्यादा ही स्पीड से बढ़ रहा है और जैसा बचपन में था वैसा अब नहीं है, काफ़ी पावरफुल होता जा रहा है। आई थिंक जॉन स्नो के साथ भी यही था कि एक छोटा सा बेचारा सा टीनेज बच्चा जिसे उसके घर से हटा दिया गया था, क्योंकि केटलिन को ये चीज़ एक्सेप्टेड नहीं थी कि ये जॉन स्नो मेरे घर में रहे बाकी लोगों के साथ विंटरफेल में। वो देखना नहीं चाहती थी, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। तो ये प्लान था कि उसे नाइट्स वॉच में भेज दिया जाएगा, वॉल पर भेज दिया जाएगा, जहाँ से वो कभी वापस नहीं आएगा। केटलिन को उसको देखना नहीं पड़ेगा बार बार। तो जॉन स्नो जो है वहाँ जाकर धीरे धीरे काफ़ी पावरफुल हो जाता है, बैटल्स लीड करता है, अल्टीमेटली वहाँ पे भी वो लॉर्ड कमांडर बनता है। वो भी काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है अपनी लाइफ में गोस्ट की ही तरह। जॉन जब मर जाता है गेम ऑफ थ्रोन्स में और दोबारा जिंदा होता है, तो कुछ फैंस का ऐसा मानना है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जॉन जब मरा तो उसकी आत्मा गोस्ट में चली गई, और जब उसकी बॉडी को दोबारा जिंदा किया गया तो वो जो आत्मा है वो वापस आ गई। तो यानी कि वो पूरी तरह से मरा नहीं था, उसकी आत्मा कहीं गई नहीं थी, स्वर्ग नहीं के रास्ते पे नहीं गई। वो गोस्ट ने एक तरह से उसकी आत्मा को संभाल के रख लिया था। तो अब आगे की बुक्स तो आई नहीं है कि हमें क्लियर हो पाए ये, बट ये एक तरह का थ्योरी है जो अक्सर लोग सोचते हैं जिन्होंने किताबें पढ़ी हैं। दोनों का जो कनेक्शन है ना जॉन का और गोस्ट का, वो भी बहुत लाउड नहीं है, क्योंकि जॉन स्नो जब कैसल ब्लैक चला जाता है और नाइट्स वॉच पे ड्यूटी करने लगता है तो गोस्ट 24 घंटे उसके साथ नहीं रहता है, वो कैसल ब्लैक के बाहर ही पहरा देता रहता है। और जब जॉन बाहर निकलता है और बियॉन्ड द वॉल जाता है काम से, तब गोस्ट उसके साथ साथ रहता है। अच्छा, जॉन की भी एक लाइन है, उसमें वो कहता है कि समटाइम्स आई ड्रीम ऑफ गोस्ट, ही वॉक्स बिसाइड मी एंड आई फील होल अगेन। गोस्ट के साथ जो उसका कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है। जब गोस्ट आसपास रहता है तो जॉन स्नो को लगता है कि उसकी फैमिली उसके साथ है, वो कंप्लीट फील करता है। उनके नाम हैं वो भी कुछ डेस्टिनी को ही रिप्रेजेंट करते हैं एक तरह से। नाइमीरिया, क्योंकि आर्या जो है प्रिंसेस नाइमीरिया को काफ़ी एडमायर करती थी। गोस्ट जो बाद में जॉन स्नो बन जाते हैं। समर, ब्रान की जो किस्मत है वो उसे कहाँ से कहाँ लेके जाती है, विंटर्स को पार करते हुए समर तक पहुँचते हैं वो। अच्छा, पैक मेंटालिटी जो है वो भी साफ साफ नज़र आती है। स्टार्क के जो सिबलिंग्स हैं वो फिजिकली सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से, लेकिन जो वुल्व्स का जो बॉन्ड है वो उन्हें स्पिरिचुअली आपस में जोड़े रखता है।
सैंसा की जो वो डायरवुल्फ थी लेडी, उसकी जो मौत है, और जो नाइमीरिया के साथ जो कुछ होता है, उसके बीच सिस्टर कनेक्शन है एक तरह से। अच्छा, नाइमीरिया का जो रिटर्न था ना, वो शो में तो काफ़ी ब्रीफ था, छोटा था, जबकि बुक्स में आर्या को वुल्फ ड्रीम्स आते हैं। और काफ़ी बड़ा हिस्सा है किताबों का ये कि जब आर्या ख्वाब देखती है नाइमीरिया के, और ऐसा लगता है कि उसका जो कनेक्शन है अपनी डायर वुल्फ से वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। और भी कुछ कुछ इवेंट्स होते हैं जिसमें रेड वेडिंग के बाद जो कुछ घटता है, कैटलिन स्टार्क को मार के नदी में बहा दिया जाता है, और किताबों में नाइमीरिया उसकी बॉडी को बाहर खींच कर निकालती है। अ फीस्ट फॉर क्रोज में ऐसा होता है। अच्छा, शो ने इस एस्पेक्ट को भी मेरे को लगता है कि अंडर प्ले किया है। वॉर्गिंग वाला जो एस्पेक्ट है कि डायर वुल्फ्स का हमें पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाता है, हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया को देख पाते हैं। शो में ज़्यादा कुछ इस बारे में नहीं है, बट बुक्स में ब्रान, जॉन, आर्या तीनों के ही जो ड्रीम्स हैं वो काफ़ी इलेबरेट हैं। डिटेल में दिखाया जाता है कि किस तरह का बॉन्ड ये अपने डायर वुल्फ्स के साथ शेयर करते हैं। गोस्ट का एक तरह से अंडर यूज़ किया गया है शो में। फैंस कई डिसअपॉइंटेड भी थे इस बात से, स्पेशली जॉन जब जिंदा हो जाता है, रिसरेक्ट हो जाता है, उसके बाद गोस्ट को एक तरह से कहानी से गायब ही कर दिया जाता है। तो वो मुझे लगता है किताबों में बेटर होगा। आर्या के जो नाइमीरिया के ख्वाब हैं, सपने हैं, जिसमें वो देखती है कि नाइमीरिया एक वुल्फ पैक को लीड कर रही है, पूरी तरह से शो में हटा दिया गया था। अच्छा, रिकॉन और शैगी डॉग की भी स्टोरी लाइन थोड़ी बहुत थी। कहा जाता है कि रिकॉन अभी जिंदा है किताबों में, उसने सरवाइव कर लिया था शो में, लेकिन हम उसे खो चुके हैं। जब वो मर भी गए तो भी इससे ये साफ जाहिर था कि वो अपने ओनर को चाहते थे, उसको प्रोटेक्ट करना चाहते थे। बिना शोर शराबा किए अपनी ज़िंदगी जीते थे वो, बट हमेशा साथ भी रहते थे, जैसे गोस्ट हमेशा जॉन के साथ रहता था।